भी सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 213 पे जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसमें जस्ट पर एक लाइन लिखी हुई है कि अपहिल मोमेंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर भी लाया जा सकता है। एनर्जी लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहले इलेक्ट्रॉन जो लाइट गिरती है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट पे गिरती है, देन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर उसके बाद फेरोडॉक्सिन, उसके बाद एनएडीपी से रिडक्शन होता है, एनएडीपीएस2 बदलता है। जिस समय ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है उस समय फोटो सिस्टम फर्स्ट पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण साइमल्टेनियसली फोटो सिस्टम सेकंड भी थैलेपॉइड की मेम्ब्रेन जो होता है उस पर भी लाइट गिरती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। उसका प्राइमरी एक्सेप्टर थियोफाइटिन होता है, फिर प्लास्टोक्यूनोन से, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन होती है, उसके बाद देन पीएस1। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। हमने ये चीज पिछले लेक्चर में बताया था, और हमने ये भी बताया था कि थैलेपॉइड की मेम्ब्रेन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ पीएस1 भी पाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि थैलेपॉइड की ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है। आज हम देखेंगे कि थैलेपॉइड की ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जिस पर सिर्फ पीएस1 पाया जाता है, पीएस2 और एनएडीपी रिडक्टेज जो एंजाइम होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये ग्रुप ऑफ थैलेपॉइड्स होते हैं जो इसको हम ग्रेनम कहते हैं, और जितने भी ग्रेनम होते हैं क्लोरोप्लास्ट उसको हम ग्रेना कहते हैं। इसमें जैसे ये थैलेपॉइड्स रखी गई तो एक के ऊपर ऐसे रखी गई है। इसमें थैलेपॉइड्स जो होती हैं ऐसे ऐसे रख के एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक, थैलेपॉइड्स के जो ग्रुप होता है इसमें दो सरफेस होती है, एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस। एक सरफेस जो एक दूसरे को ढक लेती है ये वाला, और एक सरफेस जो पूरी तरीके से ओपन रहती है। जो ओपन पार्ट है वो ये ओपन पार्ट जो होता है ये होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा तो ये ओपन पार्ट है, ये वाला ये स्ट्रोमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट। इसको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ये जो होता है इसको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड पार्ट। और एक दूसरे को जो कवर कर रहा है, ये एक दूसरे को जो कवर कर रहा है इसको बोलेंगे एप्रेस्ड पार्ट। ये हिस्सा एप्रेस्ड एप्रेस्ड पार्ट। ठीक, दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं पीएस1 और पीएस2, लेकिन पीएस1 ही ऐसा पिगमेंट सिस्टम है जो अपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में देता है। पीएस2 तो अपना इलेक्ट्रॉन पीएस1 को देता है, लेकिन जो पीएस1 है वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, वहां से फेरेडॉक्सिन के पास, वहां से वो स्ट्रोमा में एनएडीपी के पास जाता है। तो पीएस1 ही ऐसा पिगमेंट सिस्टम है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में देता है, इसीलिए पीएस1 को स्ट्रोमा के ज्यादा नजदीक होना चाहिए। तो जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है उसमें पीएस1 होता है। ये जो पार्ट होते हैं इसमें पीएस1 होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि पीएस1 ही जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रोमा में देता है। ठीक, और जो एप्रेस्ड पार्ट होता है इसमें होता है पीएस2, क्योंकि पीएस2 अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है, उससे फ्यूफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनोन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर देन पीएस1। तो जो एप्रेस्ड पार्ट होता है वहां पे पीएस सेकंड पाया जाता है। और जो ये स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स होती है ये होती है, तो ग्रेना हो गई, ये जो जोड़ती है इसको स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स बोलते हैं। स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स, इसको स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स। स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स इधर से भी ओपन होती है, इधर से भी ओपन होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पीएस1 ही पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ पीएस1 ही पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों साइड से ओपन होती है, अप्रेस्ड नहीं होती है। अगर जो स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स है उसमें अगर पीएस1 है, अगर इसमें सिर्फ पीएस1 है, इसमें सिर्फ पीएस1 है, तो अगर वह अपने इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में दे देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और तो इसीलिए इसने जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और इसके पास पीएस सेकंड भी नहीं है, तो इसने एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं बनाया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रोमा में एनएडीपी को दे देगा, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और इसके पास पीएस सेकंड होता नहीं है।
और हम ये भी जान गए इसी से कि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है वो सिर्फ ग्रेना पार्ट में चलता है, क्योंकि ग्रेना में ही PS1 और PS2 दोनों हैं। लेकिन ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस तो PS1 में होता है। PS1 तो स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स में भी पाया जाता है और ग्रेना थैलेकॉइड्स में भी पाया जाता है। तो जो साइक्लिक प्रोसेस होता है वो इसमें ग्रेना थैलेकॉइड्स में भी चलेगा, स्ट्रोमा में भी चलेगा। लेकिन जो नॉन साइक्लिक है वो सिर्फ ग्रेना थैलेकॉइड्स में चलेगा। ठीक है। अगर लाइट जो है 680 नैनोमीटर से ज्यादा की आ गई तो PS सेकंड जो है ग्रेना थैलेकॉइड्स का जो PS सेकंड है ये काम करेगा नहीं। तो ग्रेना थैलेकॉइड्स में भी सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलेगा। ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 213 पे जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है उसके जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आल्सो अकर्स व्हेन ओनली only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर्स आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। ये लिखा हुआ है। ठीक। आल जो इसमें देखिए लिखा होगा ना आल्सो अकर, आल्सो अकर का मतलब ये होता है कि सिर्फ यही एक कारण नहीं है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलाने का। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलाने के और भी बहुत कारण है। मतलब सिर्फ यही एक कारण नहीं है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलने का। साइक्लिक प्रोसेस चलने का और भी कारण है, जैसे कि अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट आ गई तो ये PS2 जो है वो काम नहीं करेगा, तो भी साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर जैसे ये स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स है तो इसमें PS2 भी नहीं है, NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं है, तो इसके कारण भी जो है साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। और तीसरा एक और कारण है, अगर डार्क रिएक्शन जैसे इसके बाद PS फर्स्ट के पास NADP जाता है, NADP से NADPH2, वहां से डार्क रिएक्शन, अगर डार्क रिएक्शन एफिशिएंटली नहीं चल रही है तो जो NADPH बनेगा वो डार्क रिएक्शन में काम आएगा नहीं। ठीक। थोड़ी देर में जितना भी NADP होता है वो NADP जितना भी NADP जो होता है NADP ये हम फेरोडॉक्सिन हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है NADP के पास जाता है, NADP से NADPH2 के पास जाता है, NADPH2 जो है DPH2 बनता है। अगर डार्क रिएक्शन चल नहीं रही होगी इफिशिएंटली तो NADPH2 जो है वो डार्क रिएक्शन में काम आएगा नहीं। ठीक। तो थोड़ी देर में जितनी भी NADP है ये सारा जो है चेंज हो जाएगा NADPH2। जब NADP फ्री बचेगा ही नहीं तो इस वजह से भी साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे कि मेरे पास फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, फोटो सिस्टम सेकंड भी है। तो दोनों फोटो सिस्टम है। NADP रिडक्टेज एंजाइम भी है, NADP रिडक्टेज एंजाइम भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अब लाइट ही 680 नैनोमीटर से कम आ रही है। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस चल नहीं पा रही है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल नहीं इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि जो NADP रिडक्टेज एंजाइम जो यहाँ पे NADP होता है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर वो नहीं। मतलब अगर हमको लाइट रिएक्शन को चलाए रखना है तो हमको साथ में डार्क रिएक्शन भी चलाए रखना जरूरी है। तो आप बोलेंगे कि अगर NADP जो ये बन नहीं रही है, जो NADP जो ये पूरा NADP जो है चेंज होकर NADPH2 में चेंज हो जा रहा है तो सेल जो है NADP बना लेगी, तो ऐसा नहीं होता है। सेल में कोई भी एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, ये सेल में ना कभी जरूरत से ज्यादा बनते हैं ना जरूरत से ज्यादा मतलब जरूरत से कम बनते हैं। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा बन गए तो भी डिजीज हो जाएगी, अगर जरूरत से कम भी हो गए तब भी डिजीज हो जाएगी। ये जो होते हैं ये हमेशा एक कंट्रोल अमाउंट में ही सेल में बनते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये जितनी भी होते हैं ये सेल में एक कंट्रोल अमाउंट में ही बनते हैं। अब आगे हम इसके बारे में आगे जानते हैं। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन देता है। एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक। रिसीव करेगा, डोनेट करेगा। जैसे मान लीजिए ये है कैरियर, ये कैरियर है, इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन इधर से दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और इसने अपने बगल में किसी और को इलेक्ट्रॉन दे दिया।
तो कैरियर का काम यही होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना एक से और दूसरे को दे देना। ठीक, अब हमें ये जानना है कि ये कैरियर हमने कैसे फिक्स किया। कैरियर मतलब जैसे कि थियोफाइटिन हो गया, प्लास्टोक्विनोन हो गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लास्टोसाइनिन, इसको हमने कैसे फिक्स किया है उस साइकिल में। इसको हमने फिक्स किया है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल से। अब हम जानते हैं, पहले पहले जानेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पहले हम जानेंगे कि होता क्या है। ठीक, जैसे कि ये एक कैरियर है, कोई भी एक कैरियर है, ये कैरियर है। कैरियर अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? कैरियर अपने इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरोफिल से। ये हो गया क्लोरोफिल। और देगा किसे? देगा ये NADP को, NADP। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से लेता है और देता है NADP को। ठीक, तो क्लोरोफिल जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है तो कैरियर का रिडक्शन होता है, कैरियर का रिडक्शन हो जाता है। कैरियर मतलब होता है कि जैसे मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरे इधर एक लड़का है, कोई एक इधर एक लड़का है, इसने मेरे को कुछ दिया, मैं उसको लिया, मैंने इसको दे दिया, तो मैं कैरियर की तरह काम करता हूँ। मैं अपना चीज नहीं दे रहा हूँ, मैं इसकी चीज जो इसने मेरे को दिया है, मैंने उठा के इसको दूसरे को पास कर दिया। कैरियर का यही काम होता है। तो जब क्लोरोफिल ने अपना इलेक्ट्रॉन कैरियर को दिया या कैरियर ने क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका रिडक्शन हो गया। ठीक, और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल कैरियर ने NADP को दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्लोरोफिल जो होता है जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका ऑक्सीडेशन, हमेशा क्लोरोफिल का हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन NADP को दिया है, इसका हमेशा हम रिडक्शन पढ़ेंगे, इसका हम रिडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन जो कैरियर होता है इसका हम रिडक्शन भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मिला के एक टर्म होती है रिडॉक्स, आप जानते ही हैं इसको बहुत अच्छे से। तो अब आगे चलते हैं। जैसे ये क्लोरोफिल ने जब इस इलेक्ट्रॉन को कैरियर को दिया तो कैरियर का हुआ रिडक्शन, तो हम पढ़ेंगे कैरियर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम कैरियर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है मेरी वह पावर जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा दे। मेरा तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन मैंने सामने वाले क्लोरोफिल का जो है वो ऑक्सीडेशन कराया, तो हम कैरियर का जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं। ठीक, कैरियर का काम है बस इलेक्ट्रॉन को इधर से लेना और इधर दे देना। NADP को कैरियर ने इलेक्ट्रॉन जो है दिया है, तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। जो इसका जो कैरियर ने जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो NADP को दिया है, तो हम यहाँ कैरियर का रिडक्शन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब मेरी वो पावर जो सामने वाले का रिडक्शन करा दे। तो हम कैरियर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। ठीक, और जो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकर दे रहा है, इसको हम, इस पावर को हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। इस पावर को हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। अब हमें एक बात याद रखनी है कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिडॉक्स पोटेंशियल के, रिडॉक्स पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हमको याद रखनी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी ज़्यादा हुई तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है। अगर एनर्जी जो है वो कम हुई तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसको हम याद रखेंगे। रिडॉक्स पोटेंशियल तो आप जान ही गए हैं। रिडॉक्स पोटेंशियल वह कैरियर का वह पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन जो होता है NADP से लेके, अरे यहाँ क्लोरोफिल से लेके NADP को देता है, इसी को हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है
ये अभी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोअर एनर्जी पे है, और इसका जो बाहर वाला ऑर्बिटल है वो खाली है। इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी जो है इसकी कम है, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा। ठीक। और इसका बाहर वाला जो ऑर्बिटल है ये अभी खाली है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलेंगे। मतलब जब तक किसी कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तब तक वो इसी स्टेट में ही रहता है। ठीक। अब एक दूसरा एटम लेंगे हम, दूसरा एटम लेंगे। इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में है यहाँ पे। मतलब इसका एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो कम होगा। मतलब इसके पास टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास बाहरी ऑर्बिटल जो है वो खाली नहीं है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहेंगे। ठीक। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको एनर्जी देकर, इसको अगर हम एनर्जी देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ ले जाया जा सकता है। तो इसको हम अपहिल मूवमेंट बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट बोलते हैं, अपहिल मूवमेंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर भी लाया जा सकता है, एनर्जी रिलीज करवा के। एनर्जी रिलीज करवा के इसको हम डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं, डाउन हिल, डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ले आते हैं तो इसको हम डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं। अब इस बात को हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस पर हम अप्लाई करते हैं कि जब लाइट फोटो सिस्टम सेकंड पे पड़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक। और उसके उसके बाद वो जो लाइट को एब्जॉर्ब किए थे PS2 के जो पिगमेंट्स होते हैं, उसके बाद पहले वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। जब नॉर्मल कंडीशन थी, लाइट नहीं पड़ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जब लाइट पड़ी, उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उनकी एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करने लगते हैं। ठीक। अब हम इसको नॉन साइक्लिक प्रोसेस पे देखेंगे। ये लाइट जो है साइमल्टेनियसली पी 680 पे भी गिरेगी, पी 700 पे भी गिरेगी, दोनों पे एक साथ गिरेगी। पहले इसके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे थे, मतलब इसकी एनर्जी जो है, यहाँ इसकी एनर्जी जो है एनर्जी कम, रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा। यहाँ भी इसकी भी एनर्जी कम, रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा। ठीक। जब लाइट गिरी, इन्होंने लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ से एक्साइट हुए। एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है सबसे बाहरी वाले ऑर्बिटल पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई और रिडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया। यहाँ भी एनर्जी ज़्यादा, रिडॉक्स पोटेंशियल कम। ठीक। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रांसफर होंगे फियोफाइटिन के पास। लेकिन फियोफाइटिन जब इसको तभी लेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, फियोफाइटिन जो होता है इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब इसके खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ही फियोफाइटिन काम करता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब उस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो फियोफाइटिन की भी एनर्जी बढ़ जाएगी। फियोफाइटिन यहाँ पे जो होता है ये एनर्जी एनर्जी कम होती है, रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फियोफाइटिन की भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, रिडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये जो फियोफाइटिन होता है ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। फियोफाइटिन जो होता है ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। ठीक। इसका जो एनर्जी लेवल है वो क्लोरोफिल ए, मतलब रिएक्शन सेंटर जो है उसके एक्साइटेड फॉर्म से कम है।
ये जो एक्साइटेड फॉर्म वाला क्लोरोफिल ए है, इसका जो एनर्जी लेवल है वो फियोफाइटिन का जो ये नॉर्मल वाला है इससे कम है। क्लोरोफिल ए का जो रिएक्शन सेंटर का जो एनर्जी लेवल एक्साइटेड फॉर्म वाले हैं इससे ये इसका कम है। लेकिन जब फियोफाइटिन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसकी एनर्जी भी जो है ज़्यादा हो जाएगी और रिडॉक्स पोटेंशियल कम होगा। ठीक, यही सेम काम इधर भी होगा। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एक्साइट हुए, इसका एक्साइटेशन के बाद एनर्जी ज़्यादा होगी, रिडॉक्स पोटेंशियल कम होगा। एफआरएस तभी इलेक्ट्रॉन लेगा जब ये खुद जो है लोअर एनर्जी लेवल पे बैठा हो। ठीक, लोअर एनर्जी लेवल पे बैठा हो, जब इसके एनर्जी लो होगी रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस क्लोरोफिल ए या रिएक्शन सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन को जब लेगा तो इसकी भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और रिडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाएगा। तब इसका भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी ऑर्बिटल में चला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जो क्लोरोफिल का लो एनर्जी लेवल होता है, मतलब ये जो लो एनर्जी लेवल, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ से निकला हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निकलते हुए फियोफाइटिन का जो हाई एनर्जी लेवल है यहाँ तक गया है। इस मूवमेंट को जो है हम अपहिल मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट को हम अपहिल मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट को हम अपहिल मूवमेंट कहते हैं। सेम यही काम यहाँ पे भी हुआ। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन सेंटर के जो क्लोरोफिल है उसके लोअर एनर्जी लेवल से निकला है और एफआरएस के हाई एनर्जी लेवल तक गया है। यहाँ भी जो मूवमेंट होता है वो अपहिल मूवमेंट होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आ जाता है तो फियोफाइटिन के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन को संभाल पाए, क्योंकि क्लोरोफिल जो ए का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो फियोफाइटिन के ऑर्बिटल की एनर्जी से भी ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और रुक नहीं पाता है। इलेक्ट्रॉन जब ये निकलेगा तो ये जाएगा कहाँ? ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F के पास, B6F से इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड फाइनली वो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास चला जाता है। लाइट जो है वो लाइट तो इन सब पर भी गिरती है। ये जो कॉम्प्लेक्स बीच में जो है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, इस पर भी लाइट गिरती है। लेकिन ये लाइट गिरती है लेकिन ये इनका एब्जॉर्प्शन करते नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से मूव कर रहा है। यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्साइटेशन वाला इलेक्ट्रॉन है। इसको हमें एक्साइट नहीं करना पड़ता। ये इलेक्ट्रॉन जो है जो इसके पास एक्साइटेशन वाली एनर्जी है उसी एनर्जी का यूज करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब कोई भी चीज अपने हाई एनर्जी से मूव करती है, मूव करते हुए नीचे आती है तो उसमें एनर्जी रिलीज भी होती है, मतलब इसकी एनर्जी कम भी होती चली जाती है। और जो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फियोफाइटिन जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। फियोफाइटिन जो एनर्जी इसकी ज़्यादा है और ये प्लास्टोक्विनोन जो होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। इसकी एनर्जी कम होती है, रिडॉक्स पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है। इसकी भी एनर्जी कम होती है, रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसकी भी एनर्जी कम होती है, रिडॉक्स पोटेंशियल इसका भी ज़्यादा होता है। तो जो फियोफाइटिन है इसकी एनर्जी ज़्यादा है प्लास्टोक्विनोन से, ठीक। और प्लास्टोक्विनोन से इसकी जब एनर्जी कम है तो हम जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो लो एनर्जी की तरफ हो रहा है। लो एनर्जी की तरफ, एनर्जी सब इधर से इधर आते आते एनर्जी कम हो रही है, लेकिन हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा, इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का ईटीएस है, ये जो पार्ट होता है, ये सेंटर वाला पार्ट, ये फोटोसिंथेसिस का ईटीएस होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का यूज करके ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा ही सेम चीज हम रिस्पायरेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक, वहां पे उस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फियोफाइटिन जो होता है, ये फियोफाइटिन ये ईटीएस का पार्ट नहीं होता। ईटीएस का पार्ट सिर्फ ये है, ये किसका पार्ट है? ये PS2 का पार्ट है, ये भी ये PS1 का पार्ट है। ईटीएस का पार्ट सिर्फ इतना है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन। जो पिगमेंट सिस्टम होते हैं उसमें पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है? LHC होता है, ठीक, रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक, और प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं। यही होते हैं पिगमेंट सिस्टम में, क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो रिएक्शन सेंटर का हमेशा फिक्स होता है। जैसे इसका रिएक्शन सेंटर का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है फियोफाइटिन है, इस रिएक्शन सेंटर का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो FRS है, ठीक, या आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो ETS है इसमें जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। जेड स्कीम में जो
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपहिल भी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ अपहिल भी है, यहाँ से यहाँ डाउन हिल भी है, यहाँ से यहाँ फिर अपहिल है। तो इस पूरे फिगर को हम जेड स्कीम बोलते हैं। मूवमेंट में जो एनर्जी निकलती है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करते हुए हम ग्रेडियंट डेवलपमेंट करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। हमने ग्रेडियंट वहां पे डेवलपमेंट किया था, उस ग्रेडियंट का यूज करके हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन ये जो मूव कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये वाले ये वाले जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रिएक्शन सेंटर का इलेक्ट्रॉन है। ये इन लोगों का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सिर्फ एक कैरियर की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे मैंने कुछ सामान लिया तो मेरे से सामान लिया और दूसरे को दे दिया, बस ये कैरियर की तरह काम करते हैं। ये खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बस इसके रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन है, इसको लिया और दूसरे को पास आउट कर दिया। और ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस बना हुआ है कि प्लास्टोक्विनोन यहाँ है, साइटोक्रोम यहाँ है, प्लास्टोसाइनिन यहाँ है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो होता है ये रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे सीक्वेंस बना हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हुए हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी में जो है ये चीजें जो हमने पढ़ा, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, फिर हमने बताया था साइक्लिक, हम उल्टा पढ़ रहे हैं, फिर हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बताया था, फिर उसी कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ही हमने बताया था कि वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब हम पेज नंबर 211 पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 211 पे आ गए हैं। पेज नंबर 211 जहाँ पे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो कि इसके आगे का जो है हमने कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने वहां पे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ा। उसी कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ही हमने जो है वाटर की स्प्लिटिंग तोड़ा। तो हम ऐसे उल्टे साइड्स पढ़ रहे हैं, पहले कीमो ऑस्मोटिक पढ़े, फिर हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ा, फिर वाटर की स्प्लिटिंग भी हम उसी के अंदर पढ़ लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हम अब इसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे कि एनसीईआरटी में लिखा क्या हुआ है। हम एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में ये हेडिंग पड़ी हुई है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electron to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। पहले मैंने वही वाला स्ट्रक्चर आपको बताया, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, these electrons are picked up by an electron acceptor which pass them to the electron transport system। फिर इसको प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन ने एक्सेप्ट किया, वहां से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया, वही लिखा हुआ है। सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन। जो ईटीएस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, जो मैंने आपको बताया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डाउन हिल होता है। ठीक, इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, हमने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, BC, इसके इलेक्ट्रॉन, ये खुद के इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करता, ये सिर्फ इस जो चीफ रिएक्शन सेंटर है इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर आए, इसी इलेक्ट्रॉन को एक से अपने पास से दूसरे के पास पास करता है, यही लिखा हुआ है इसमें। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इसको पास कर दिया जाता है, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन निकला, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन पास कर दिया जाता है। साइमल्टेनियसली उसी समय, सेम समय जब PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, उसी समय इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS फर्स्ट आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 nanometer are transferred to another electron acceptor molecule that has a greater redox potential। वही आयरन सल्फर प्रोटीन जिसको FRS बोल रहे हैं, इसकी रेडॉक्स पोटेंशियल यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, वही सेम चीज जो इधर हुई थी वही सेम चीज यहाँ हुई है, वही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक, दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव डाउन हिल अगेन। ये जो लिखा हुआ है मूव डाउन हिल अगेन, ये यहाँ के लिए है। ये NADP से जो NADPH बनता है, ये डाउन हिल प्रोसेस होता है, ये वाला, ये जो प्रोसेस होता है ये डाउन हिल प्रोसेस, डाउन हिल। यहाँ से यहाँ तक ये अपहिल है, ये प्रोसेस, ये अपहिल
अपहिल है, ये वाला, ये भी अपहिल है, और ये जो है ये डाउन, और ये भी डाउन ही है इधर वाला, ये जो एनएडीपी से एनएडी बन रहा है, एनएडीपी से ये डाउन है। तो जो जेड स्कीम होती है इसमें अपहिल भी होता है, डाउन हिल भी होता है, ठीक। लेकिन जो ईटीएस होता है वो डाउन हिल प्रोसेस होता है, ठीक। दिस टाइम ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच एनएडीपी प्लस, ठीक। द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूस एनएडीपी प्लस को रिड्यूस करते हैं एनएडीपीएच प्लस एच प्लस में। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस सेकेंड अपहिल टू एक्सेप्टर, down the electron transport chain to PS first, excitation of electron, transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP plus, reducing it to NADPH plus H plus, called Z scheme। इसी को हम पूरा जेड स्कीम कहते हैं, ये ऐसे 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 जेड स्कीम शेप कहते हैं, ड्यू टू इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप। ये जो जेड स्कीम होता है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से होता है, ठीक। द शेप इज फॉर्म, ये शेप तब बनता है जब जितने भी कैरियर होते हैं ये प्लेस्ड होते हैं सीक्वेंस में, किसके बेसिस पे, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे। हमने इस बात को आपको बताया कैसे होता है, ये हमने बात आपको समझाया। अब आप पूछेंगे जो एनर्जी रिच एनएडीपी प्लस है, एनर्जी रिच मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे भी एनर्जी ज़्यादा हो गई, एफआरएस जो है एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो फिर एनर्जी रिच एनएडीपी प्लस क्यों कहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अडानी हो गए और अंबानी हो गए, तो इसमें से ज़्यादा अमीर कौन है, मतलब या ज़्यादा गरीब कौन है, तो आप कहेंगे कि जो है ज़्यादा अमीर जो है अडानी है। उसी तरीके से जो ये एफआरएस होता है, ये एफआरएस जो होता है ये इसकी एनर्जी कम होती है NADPH2 से, यही लिखा है एनर्जी रिच कंपाउंड। बस कंपैरिजन करने में दोनों, ये भी एनर्जी रिच है ये भी एनर्जी रिच है, बस कंपैरिजन करने में यहाँ पे इसको एनर्जी रिच लिख दिया गया, ठीक है। ये तो हमारा पूरा टॉपिक हो गया, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मतलब जितना ये पार्ट है ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले टॉपिक जो है यहाँ पे लिखा है कि एटीपी और NADPH यूज, यहाँ से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।